नमस्कार। स्वदेश न्यूज के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आज मेरे साथ एक खास मेहमान है। मेरे साथ हैं पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव जी। इनका परिचय कराऊं तो ये ऐसे विधायक हैं मध्य प्रदेश के जो 2 साल के अंदर जिन्होंने 3 चुनाव लड़ा और जीता, और वो भी 2 अलग अलग पार्टियों से। पहला उपचुनाव और एक चुनाव कांग्रेस से लड़े और जीते, उसके बाद बीजेपी में आए, बीजेपी से उपचुनाव लड़े और जीते, और अब वो पीएचई की राज्य मंत्री हैं। आइए आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने कहा कि आप ऐसे शायद इकलौते विधायक हैं जो 2 साल में 3 चुनाव लड़े और जीते। जी, वो परिस्थितियां अलग थी। जी जी। उपचुनाव रहा, एक विधानसभा का चुनाव रहा, फिर उपचुनाव रहा, तो लेकिन जीते आप तीनों, और वो भी 2 कांग्रेस से, एक बीजेपी से। जी बिल्कुल। ये तो पहली बात तो ये कहूँगा कि ये जनता का विश्वास और जनता का भरोसा होता है। क्योंकि पहली बार जब मुझे 2018 फरवरी में चुनाव हुआ था, तब मुझे टिकट मिला कांग्रेस पार्टी से, तो मैं फरवरी 2018 में पहली बार उपचुनाव में जीत कर आया। फिर इसके बाद नवंबर 2018 में फिर आम चुनाव हुए, उसमें टिकट मिला, फिर मैं कांग्रेस से दोबारा जीत के आया। इसके बाद 15 महीने हम कांग्रेस सरकार में रहे, और जैसी भी स्थिति रही उसके बाद फिर हमने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी से मैंने तीसरा चुनाव लड़ा। तो लगभग 3 साल के अंदर मैंने, 2 साल नहीं 3 साल के अंदर 3 विधानसभा चुनाव लड़े। और चूँकि जब 2 बार मैं कांग्रेस से विधान चुनाव लड़ा, तो तब मेरा जीतने का मार्जिन था पहली बार 2000, दूसरी बार मैं 2100 वोट से। पर जब तीसरी बार मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, तो ये वहाँ का रिकॉर्ड रहा कि आज तक कोई इतने मतों से विधायक नहीं जीता। आज तक 22,500 वोटों से मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैं तीसरी बार चुन के। नए नए विधायक, पहली बार के मंत्री, क्या यूएसपी रही कि 3-3 बार जनता ने आप पे भरोसा किया? चूँकि जनता, जब मैं पहली बार उपचुनाव में गया था, तो जनता ने जब पहली बार मुझे उपचुनाव में चुना, फिर इसके बाद आम चुनाव आए, तो मैंने कहा कि भाई देखो, ना तो मेरी सरकार थी और मेरा कार्यकाल मात्र 9 महीने का रहा। तो मैंने कहा 9 महीने में तो एक विधायक बनता है, उसको समझने में ही बरसों लग जाती हैं, और चूंकि सरकार ना होने से तो 9 महीने में तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने कहा एक बार 5 साल का आप मौका दें तो मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सकूं, और इसके बाद अगर मैं कुछ करूं तो फिर आप आगे मुझे चुनना। तो जनता ने कहा कि नहीं, हमने आपको 5 साल के लिए चुना है, ना कि 9 महीने के लिए। ये 9 महीने आप छोड़ो, हम आपको दोबारा फिर चुनेंगे और हम आपको 5 साल पूरा कराएंगे। तो चूँकि समय योग ऐसा बना कि चुना जनता ने पूरे विश्वास के साथ। जनता को भरोसा था जिस व्यक्ति को हम चुनने जा रहे हैं, ये व्यक्ति हमारे हमेशा क्षेत्र के विकास के काम में आएगा, या हमारे दुख दर्द में हमेशा शामिल रहेगा, हमारे बीच में रहेगा, हम सबकी बात सुनेगा। एक परिवार जैसा उन्होंने मुझे मान लिया था, और आज भी परिवार की तरह मानते हैं। फिर ऐसी परिस्थिति बनी कि कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि पार्टी से भी दिया, पद से भी दिया। फिर ये चुनाव बड़ा टफ था, और लग रहा था कि अब नामालूम जनता ये कहेगी कि हमने कांग्रेस से चुना था और अब पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो परिस्थिति बड़ी टफ थी। पर जब मैं जनता के बीच में गया, मैंने जनता से यही कहा, लोगों से ये कहा कि आपने मुझे ये आश्वासन दिया था कि 5 साल के लिए चुना है। चूँकि परिस्थिति ये रही कि जिस पार्टी में हम रहे, जिस सरकार में हम रहे, और जिस सरकार ने जो जनता से वादा किया और वो वादा नहीं निभा पा रहे, तो हमको भरोसा नहीं है 5 साल में अपना वादा पूरा कर पाएंगे। पर अब आप इसके बाद हम आपके बीच में आते तो हमसे आप ये सवाल पूछते कि आपकी सरकार ने, आपने हमसे ये वादा किया था कि कर्ज माफ़ करेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, रोज़गार नहीं दे पाए तो 4,000 रुपये महीना देंगे। बहुत सारी ऐसी जो घोषणाएँ की थी कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने। तो हमने कहा देखो, 15 महीने में कुछ सरकार कर नहीं पाई। जब कर्ज माफ़ी की बात थी मात्र 10 दिन की, और 15 महीने हो गए तो नहीं कर पाए। तो मैंने कहा सरकार में भरोसा नहीं है, इसलिए हमने पार्टी भी छोड़ी और पद भी छोड़ा। तो मैंने कहा अब परिस्थिति दूसरी है, तो आपने तो ये कहा कि 5 साल का आशीर्वाद हमने आपको दिया है,
तो मैं चाहता हूं कि 5 साल आप मेरे पूरे कराएं। तो लोगों ने कहा नहीं, आप चिंता ना करें, हमने आपसे वादा किया है कि आपको पूरा 5 साल हम कराएंगे एक बार, इसके बाद आगे जो होगा फिर देखेंगे। तो फिर जनता ने और उत्साह से और उमंग से और पूरे विश्वास से इतने मत दिए कि मैंने सोचा भी नहीं था। इतने मत से तीसरी बार उन्होंने पुनः मुझे चुना। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपका कार्यकाल पूरा कराएंगे, वो पूरा कार्यकाल आपका हम देखेंगे। आपका कार्यकाल पूरा कराएंगे। तो जैसा कि अक्सर आपसे बात होती है, तो हमने पाया है कि आप बहुत बिजी रहते हैं क्षेत्र में, जनता के बीच में। अभी अगर हम कंपैरिजन करें इस वक्त के मंत्रियों की और पहले के मंत्रियों की, ऐसा लगता है कि मंत्रियों पे बोझ बहुत है, क्योंकि आजकल वोटर्स बहुत अवेयर हैं, क्षेत्र की जनता बहुत अवेयर है। हर कोई आपको फ़ोन लगाता होगा और सोचता होगा हम डायरेक्ट मंत्री से बात करें, अपनी समस्या बताएं, उनका निराकरण हो। तो ऐसा लगता है कई बार कि बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा जनता के बीच में आपको रहना है, अवेयर रहना है, लोगों की समस्याएं को सुलझाना है। देखो, जब कोई जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ता है तो ये बात तो पहले सोचता है कि जनता उसी विश्वास के साथ चुनती है। और ये अपन जानते हैं कि जैसे एक हम विधानसभा की बात करें तो लगभग 2 लाख वोटर मिनिमम होते हैं। अब 2 लाख वोटर की अपेक्षाएं होती हैं। ये बात अलग है कि आपको कितने लोगों ने वोट दिया, कितने ने नहीं दिया, लेकिन जीतने के बाद सही जनप्रतिनिधि वो होता है, ये बात भूल जाता कि मुझको किसने वोट दिया और किसने नहीं दिया। जीत गए, सबने दिया। तो अब अपेक्षा तो लोगों की होती है, और विशेषकर जो लोग वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनकी विशेष अपेक्षाएं रहती हैं कि हमारा सार्वजनिक काम है, व्यक्तिगत काम है, जो भी समस्याएं, अगर हम कभी फ़ोन लगाएं वक्त बेवक्त, वैसे फालतू तो कोई लगाता नहीं है, जब काम पड़ता है व्यक्ति तभी फ़ोन लगाता है। तो उनकी ये सोच होती है हमारा फ़ोन अटेंड हो, फ़ोन पे हमारी समस्या अगर सुलझ जाए, उसका समाधान हो जाए, तो चूँकि जाना ना पड़े। मान को चलो आज मैं भोपाल बैठा हूँ और मेरे क्षेत्र में कोई बात आती है, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, गलत होती है, तो वो ये कहेगा कि पहले मैं मंत्री जी को फ़ोन लगाऊँ, विधायक जी को फ़ोन लगाऊँ, इससे मेरे ऊपर कोई गलत कार्रवाई ना हो सके। अगर उस समय मैं उसका फ़ोन नहीं अटेंड कर पाया तो वो गलत व्यक्ति के ऊपर अगर कोई किसी तरह का आरोप लग गया, FIR हो गई, कोई कारणवश वो निर्दोष फंस गया, तो उसके मन में ये रहेगा कि मैंने इस विश्वास के साथ चुना था, इस विश्वास के साथ वोट दिया था कि ये मैं हमेशा परेशान नहीं करूँगा, जब वक्त ऐसा आएगा तो मेरा फ़ोन लगे, मेरा अटेंड करें, बात करें। तो अपेक्षाएं बहुत होती हैं। और ये बात सही है कि पहले के मंत्री, तब उनके पास इतने मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, इतनी समस्या नहीं थी। आजकल मोबाइल फ़ोन से बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि जहाँ बैठा मैं वहीं से फ़ोन लगाऊं और मेरा काम यहीं हो जाए, क्योंकि अपेक्षा है और स्वाभाविक है। अब चूंकि जो लगाने वाला होता वो ये नहीं सोचता कि मंत्री के पास कितने फ़ोन आते हैं, कितनी व्यस्तता रहती है, कितनी मीटिंग अटेंड करना है, अपने ज़िले में जाना है, फिर बाहर के ज़िले में जाना है, प्रदेश में योजना भी देखना है। पर स्वाभाविक है वो तो लगाएगा, और लगाता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक फ़ोन अटेंड करें। कर पाते हैं आप सारे फ़ोन अटेंड? मैं अपनी खुद की व्यक्तिगत बात करता हूँ। मेरा प्रयास हमेशा, आप कभी भी देख लेना, मेरा फ़ोन हमेशा व्यस्त रहेगा और मैं अधिक से अधिक फ़ोन अटेंड करता हूँ। और अगर कोई 2-3 बार मुझको फ़ोन लगाता है, मैं नहीं उठा पाता हूँ या मीटिंग में बैठा हूँ, कहीं बैठा हूँ, तो मैं रिटर्न उसको वापस करता हूँ कि जिस व्यक्ति ने 3-4 बार लगाया है, कोई ऐसा तो नहीं है, कोई विशेष इसका काम है। तो मेरा ये प्रयास रहता है हमेशा कि जिसके ज़्यादा फ़ोन आए तो उसको मैं समय जैसा ही मुझे मिलता है, मैं रिटर्न उनको मिस कॉल को वापस करता हूं। और मैं ये प्रयास करता हूं कि अधिक से अधिक मैं लोगों से फ़ोन से बात कर सकूं। और चूंकि आप जानते हैं कि एक मंत्री के नाते एक मंत्री पर बड़ी जवाबदारी होती है, चूंकि पूरे प्रदेश की जवाबदारी होती है। अब क्षेत्र में जब विधायक थे तब तो केवल विधानसभा की समस्या थी। अब विधानसभा के बाद जैसे ही हम मंत्री बने, और चूंकि मंत्री भी इतने जल्दी बन गए कि हमने भी नहीं सोचा था कि इतने जल्दी भाई मंत्री बन जाएंगे। अनुभव नहीं है, कम से कम आप मान रहे हैं मंत्री को 5 साल का 10 साल का अनुभव होना चाहिए और मंत्री बने। तो मैंने कहा अनुभव विधायक का भी नहीं हो पाया, क्योंकि इतने जल्दी जल्दी चुनाव आ गए, तो वो पूरा अनुभव नहीं मिल पाया। इसके बाद जवाबदारी मंत्री की मिल गई, तो तब ये मंत्री पद मिला, तब बड़ा मुझे अटपटा सा लगा। मैंने कहा भगवान, ये जिम्मेवारी अपन कैसे निभाएंगे। और जब मैंने ये पद संभाला, और उसके 1 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की 2019 में कि हम देश के हर एक गांव में, हर एक घर में 2024 तक
पेयजल उपलब्ध कराएंगे। बहुत बड़ी योजना। तो इतनी बड़ी जवाबदारी जब मिली तो मेरे हाथ पांव फूल गए। जवाबदारी लेने के बाद पता चला कि सारे प्रदेश में आपको काम करना है, सारे प्रदेश में योजना लागू करना है, चालू करना है, पूरी करना है, उनको देखना है। तो बड़ी जवाबदारी भरा पद था, लेकिन फिर भी मन में सोचा कि जो जवाबदारी मिली है उसको बखूबी निभाएंगे। आप पहले मंत्री हैं जो मान रहे हैं कि ठीक है, मुझे अनुभव नहीं था, मुझे बहुत जल्दी मंत्री बना दिया गया। कोई स्वीकार नहीं करता है। नहीं, देखो, सच्चाई स्वीकार करने में कोई बुराई की बात नहीं है। सच तो सच होता है। इसके पहले मैं किसानी करता था, ट्रैक्टर चलाता था। आपने कई बार देखा होगा, मैं तो ट्रैक्टर चलाता था, खेती करता था। राजनीति में मेरे पिताजी थे। जब पिताजी चले गए तो उनके बाद फिर मेरी जवाबदारी, तो मैंने सोचा चलो अपन भी राजनीति में रहें। पिताजी ने जो राजनीति की, उनका नाम बना रहे। लेकिन यहाँ तक तो सोचा था कि विधायक बने, एक बार कभी चुनाव लड़ेंगे, अपेक्षा थी। पर मंत्री का इतने जल्दी नहीं सोचा था। पर अब सच्चाई तो सच्चाई होती है, अनुभव नहीं। पहली बार विधायक बने, 9 महीना कार्यकाल रहा, दूसरा 15 महीने का कार्यकाल रहा। और कार्यकाल कोई बहुत बड़ा चुनौती भरा होता है। लेकिन जैसे ही मंत्री पद मिलना तो वास्तव में एकदम ऐसा लगा कि मंत्री पद, अब इसको कैसे निभाएंगे। मंत्री बनने के बाद क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या जवाबदारी मिलती हैं, कैसे इनको निभाएंगे अपन, तो बड़ा लगता था अटपटा उस समय। ऐसा मन में आया कभी कि कोई एक ट्रेनिंग स्कूल या ऐसा रिफ्रेशर कोर्स कुछ होता जो बताए कि क्या क्या करना है, मंत्री की क्या जवाबदारी हो, क्या ड्यूटीज है, क्या राइट्स है, ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर हो, ऐसा लगा कभी मन में? नहीं, बनने के बाद क्या है, जब पता चला कि मंत्री के पास इतना स्टाफ रहता है, आपके पास इतने लोग रहेंगे, आप अपने मन के लोग रख सकते हैं, जो जिनको इस क्षेत्र की जानकारी हो, हर प्रकार की नॉलेज हो, वो आपको बताएंगे। तो ये मन में सोचा कि ठीक है, जो अपन अपने सचिव बनाएंगे, पीए बनाएंगे, जो भी अपना स्टाफ रहेगा, तो इनसे भी काफ़ी अनुभव मिलेगा, क्योंकि आधा काम तो वो लोग करते हैं। तो तब ये सारा स्टाफ और कहा नहीं, कोई बात की चिंता नहीं करें, सारी जवाबदारी आप अपन आसानी से निभाएंगे और आप किसी बात की चिंता ना करें, अनुभव तो आपको स्वतः हो ही जाएगा जब आप पद पर पहुंच गए। तो जब पद पर आए और जब चूंकि अधिकारियों के साथ बात करी, मीटिंग ली, सारी जानकारी ली, तो अनुभव तो अपने आप आता गया। तो ये थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूँगी, मतलब आपने मंत्री पद की आशा बिल्कुल नहीं की थी और अचानक फ़ोन आता और आप मंत्री बन जाते, ऐसा कुछ हुआ क्या? बिल्कुल। तब मैं आपको बताऊं, मैं जब मंत्री की शपथ हो रही थी उसके एक दिन पहले की बात है, तब मैं अशोकनगर में था और अशोकनगर शहर में हम लोग थे। तो अचानक सीएम साहब का फ़ोन आता मेरे पास और मेरे से सीएम साहब पूछते हैं कि कैसे हो ब्रजेंद्र? मैंने कहा आशीर्वाद है भाई साहब, ठीक हूँ। कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं अशोकनगर में हूँ। तो आप कल आ रहे हैं भोपाल? मैंने कहा जी भाई साहब आ रहा हूँ। हाँ, तो आप हो सके तो रात में ही आ जाना। मतलब मैंने मन में सोचा, सीएम साहब ऐसी बात क्यों कर रहे हैं मेरे से, ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरे से कि आप आ रहे हैं क्या और आपको रात में ही आ जाना। बाकी आगे मैंने ज़्यादा बात नहीं की, उनसे नहीं पूछा। तो मेरे मन में एकदम लगा, मैंने कहा ऐसा क्या है, अभी तक मेरे पास कोई ऐसी सूझ नहीं है, आपको कोई शपथ लेना है। फिर मुझको लगा कि ऐसा तो नहीं है कि मंत्री पद की शपथ लेना अपन को। तो मैंने फिर हमारे माननीय सिंधिया जी को फ़ोन लगाया। मैंने महाराज को फ़ोन लगाकर पूछा, महाराज साहब, तो महाराज ने मेरे से कहा क्यों फ़ोन आ गया आपको भोपाल से? जी महाराज साहब। मैंने कहा सीएम साहब का फ़ोन आया था महाराज साहब, क्या है मामला, मैं नहीं समझ पा रहा। ऐसी बात वो कर रहे थे। मैंने कुछ नहीं, आप पहुँचो, आपको सुबह शपथ लेना है। तो तब ये मैंने सुना तो मुझको अपने आप में आश्चर्य लगा कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, वास्तव में सच सुन रहा हूँ, कोई सपना तो नहीं देख रहा। जबकि चुनाव नहीं हुआ था, तब हम लोगों ने इस्तीफा दिया था और चुनाव भी नहीं हुआ था, तब मैं विधायक नहीं था। तो मैंने कहा आज अपन विधायक भी नहीं है और अपन को मंत्री पद की शपथ लेना है। तो मैं तो ये समझ लो कि सोच भी नहीं पा रहा था। मतलब मैंने कहा कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये बात सही है कि गलत है। मैंने कहा ये दिन ही है ना कि बात सही में महाराज से बात हो रही है, सीएम साहब से बात हुई है। तो फिर जब आए ना, तो महाराज ने मेरे से कहा कि नहीं, आपको शपथ लेना और आप पहुंच जाओ और मैं भी आ रहा हूँ सुबह। तो तब शपथ ली, तब उस समय मतलब लगा कि हाँ, लगा कि हाँ नहीं, सच्चाई है, सपना नहीं है। बहुत
बातें होती हैं, जैसे कि आप सब लोग सिंधिया जी के साथ कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए। पॉलिटिक्स में ये हम लोग अक्सर देखते हैं कि पार्टी चेंज करते रहते हैं कई लोग। आपका अनुभव कैसा रहा? चेंज किया, आप कांग्रेस से बीजेपी में आए, मिनिस्टर बन गए, और जिस तरह की बातें होती रहती हैं, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, कांग्रेस आए दिन आप लोगों को कोसती है, आप लोग बीजेपी में एक नया एनवायरनमेंट है, आप कैसा महसूस करते हैं? देखो, ऐसा है कि पार्टी कोई भी हो, अगर जब व्यक्ति का सम्मान नहीं है, मैं तो कहूँगा, देखो आप सब जानते हैं कि हम उस परिवार से जुड़े हुए थे, सिंधिया परिवार से, और आज से नहीं, हम पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। हमारे दादा परदादा, चूँकि मैं अपनी खुद की बात कहूँ तो हम तो वहाँ के जागीरदार हैं हमारे क्षेत्र के। तो पहले जागीरदार ये महाराजा राजा लोग दिया करते थे, गांव दिया करते थे, कितने गांव की जागीर आपको दी जा रही। तो हमको तो उस परिवार से, उस राजघराने से हम जुड़े थे, हमारे दादा परदादा जुड़े थे, तो हम महाराज के साथ जुड़े थे। मेरे पिताजी भी राजनीति में रहे, तब बड़े महाराज से जुड़े रहे। पर जब आप भी जानते हैं कि जब 2018 का चुनाव हुआ था, और वो चुनाव, ये चर्चा थी कि सिंधिया जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, पर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया। फिर भी लोगों में ये धारणा थी, ये सोच थी, और ये एक नारा चला था पूरे प्रदेश में कि अब की बार सिंधिया सरकार। तो विशेषकर युवाओं में बहुत जोश था, प्रदेश के हर वर्ग के लोगों में उत्साह था, चाहे हम महिलाओं की बात करें, चाहे हम नौजवानों की बात करें, सभी में ये उत्साह था कि इस बार सिंधिया जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि आप भी जानती हैं, ये पूरा देश जानता है कि सिंधिया जी जैसा चेहरा, सिंधिया जी जैसा ईमानदार व्यक्ति, जिस पर आज तक एक पैसे का कहीं आरोप नहीं लगा किसी तरह से, युवा है, होनहार है, लगनशील है, मेहनती है, जुझारू है। क्योंकि जब वो हमारे क्षेत्र में लोकसभा सांसद रहे, तो उस समय हमने देखा कि एक सरपंच अपनी पंचायत में इतने दौड़ा नहीं करता जितना वो हमेशा लोकसभा क्षेत्र के गांव में करते थे। तो चूंकि जब सरकार बनी, तो लोगों में ये उत्साह था कि सिंधिया जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं मध्य प्रदेश के। पर ऐसा नहीं हुआ। जिसके नाम पर चुनाव लड़ा गया, जिसके चेहरे पर जनता ने वोट दिया, मध्य प्रदेश की जनता ने, पर चेहरा किसी दूसरे को बना दिया, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया। चलो ठीक है, पार्टी का निर्णय था, वो भी स्वीकार है। इसके बाद फिर आपने देखा होगा हमारे माननीय सिंधिया जी के साथ बड़ी अनदेखी। तो सिंधिया जी ने ये कहा कि अगर सरकार नहीं करती है तो ऐसी सरकार के साथ हम नहीं रहेंगे। मैं उन किसानों के साथ हूँ, उन नौजवानों के साथ हूँ, उन प्रदेश के लोगों के साथ हूँ। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो मैं जनता के साथ सड़कों पर उतर जाऊंगा। तो उस पर कमलनाथ जी ने ट्वीट कर दिया, उन्होंने कह दिया कि नहीं, सिंधिया जी को अगर सड़क पर उतरना तो उतर जाए। अभी भी कमलनाथ जी ने कहा है ना कि जो कांग्रेस छोड़ के जाना चाहते हैं चले जाए, मेरी गाड़ी छोड़ के आएगी। तो यही तो उनका अहंकार है ना, जो कांग्रेस को लेकर डूबा है। और आज प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश की अगर कांग्रेस डूबी है तो इसी अहंकार में डूबी है। क्यों कि इनने 70 साल राज किया कांग्रेस ने, तो 70 साल में इन्होंने ये समझ लिया ये सब कुछ हमारा ही है, ये देश हमारा है, ये पार्टी हमारी है, जनता हमारी है। हम जहाँ चाहेंगे जनता को वहाँ वोट डलवा लेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। ये केवल झूठ बोलते रहे, झूठ की राजनीति करते रहे। तो अब जब सच्चाई कब सामने आई, जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी ने सरकार बनाई 3 बार, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तब देखा, जनता ने देखा कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी है ना, ये तो केवल वोट की राजनीति करती है, केवल इसमें तो मैं, मेरा, इसके अलावा कुछ नहीं, गरीब जनता का कुछ नहीं। कहीं मुसलमानों के नाम पर ये तो कांग्रेस का वोट बैंक है, कहीं हरिजन आदिवासी के नाम पर ये हमारा वोट बैंक है। करना धरना कुछ नहीं, केवल वोट। अभी अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो जिस तरह से बार बार ये बातें आती हैं कि शायद नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, अभी भी जिस तरह के जो घोटाले जो आ रहे हैं सामने और जो कांग्रेस उठा रही है, आरोप लगा रही है, क्या लग रहा है सिंधिया जी को अब मतलब चांस मिलेगा, या आने वाले चुनाव में, जो अगले साल चुनाव है उसमें उनको फेस प्रोजेक्ट किया जाएगा? देखो, ऐसा है कि विपक्ष की जो भी पार्टी होती है वो हमेशा आरोप लगाती है। उनके पास मुद्दे तो कुछ होते नहीं है, केवल आरोप लगाने
अभी कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा बचा भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बात देख लेते, उसी पर वो मुद्दा बना लेते हैं। रही नेतृत्व की बात, ये पार्टी का निर्णय है। वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बढ़िया सरकार चल रही है। आप योजना देखिए, ये कभी कल्पना नहीं की होगी प्रदेश के लोगों ने कि ऐसी ऐसी योजनाएं हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर गरीब के लिए, हर महिला के लिए, युवा के लिए, ये सारी ऐसी योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है कि ऐसे नेतृत्व की कोई, मैं तो नहीं समझता कि ऐसी कोई संभावना हो, कोई चेंज की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो भी अभी बीच में कि आप ही के एक सहयोगी उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, चीफ सेक्रेटरी फ़ोन नहीं उठाते हैं, सुनते नहीं हैं। आपका भी एक पत्र जो है चर्चा में था कि काम नहीं होते क्षेत्र के। जो मंत्री ने आरोप लगाए हों वो उनका व्यक्तिगत मत रहा होगा। और रही बात मेरे पत्र की, तो मेरा पत्र कोई ऐसा पत्र नहीं था, आपने शायद पढ़ा हो कहीं पत्र मेरा पत्र तो एक अधिकारी के लिए लिखा गया था कि मेरे पास जो शिकायत आई है कि इस तरह की मेरे ज़िले के अंदर, तो इसमें आप जांच कराएं और जांच कराकर जो भी दोषी अधिकारी है उस पर कार्रवाई करें। तो ये तो स्वतः मैं क्या, कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जब उसको कोई शिकायत मिलती है, कोई शिकायत करता है, तो वो वरिष्ठ अधिकारी के लिए जो उसके अधीन आता है उस विभाग को, अधिकारी को पत्र स्वतः लिखता ही है। तो इसमें कोई ये बात थोड़ी थी कि सरकार के खिलाफ कुछ लिखा था या सरकार, हाँ अगर मैंने लिखा होता तो मैं कुछ बोलता भी, तो मेरा बोलने का तो कहीं वर्जन है ही नहीं। अब पत्र वाली बात रही, ये पत्र कैसे लीक हो गया, और लीक हो गया तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पत्र तो हर अधिकारी के लिए, हर चाहे मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी जनप्रतिनिधि, वो तो लिखता ही है। शिकायत मिलती है तो अधिकारी को पत्र लिखा जाता है कि भाई इस पर जांच करें, निष्पक्ष जांच करें, अगर जांच में ये दोषी पाया जाता है तो इस पर कार्रवाई करें। क्या आपको क्या लगता है कि क्या ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो मैं कहूँगा ये गलत है। इतनी अच्छी सरकार मैं समझता हूँ कि आज तक ना कभी चली और ना आगे मैं कहूँगा चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है कि जो आप बात कर रही हैं या भ्रष्टाचार की हम बात करें, अगर उस पर कोई लगाम लगाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही लगाया है। इसके पहले आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकारें रही हैं, कितने कितने बड़े घोटाले उजागर हुए जो कभी देश के लोगों ने कल्पना नहीं की थी। और आज उसी की वजह है कि कांग्रेस का सूफड़ा साफ हुआ है, केवल घोटालों की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से। और आज अगर देश की बात करें, हम प्रदेश की बात करें, अगर ऐसा होता तो लगातार 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। अगर ऐसा यहाँ होता, ये तो क्या है, कहीं तो कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगले साल विधानसभा चुनाव है, आपसे मैंने पूछा था क्या फेस बदलेगा बीजेपी का, क्या सिंधिया जी को प्रोजेक्ट किया जाएगा या दोबारा से शिवराज जी ही रहेंगे? देखो, ये आप अच्छी तरह जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ये पार्टी बेस पर निर्णय होता है। जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेता है वो निर्णय सब स्वीकार करते हैं। जैसा केंद्रीय नेतृत्व का, पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो निर्णय पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। बाकी ये सब वरिष्ठों के ऊपर है, जैसा निर्णय उनके हाथ में है। सर, पीएचई विभाग में एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जल जीवन मिशन, हर गांव में हर घर तक पेयजल पहुंचाने का। तो अभी इसकी आप लोगों कितना क्या प्रोग्रेस आपकी विभाग कर पाया है? ये योजना लगभग पहले बहुत छोटी योजना चलती थी, एक एक गांव की योजना बनती थी। तो जब 2019 में 15 अगस्त 2019 को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ये घोषणा की कि हम 2024 तक देश के हर एक गाँव में, हर एक घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। उसी क्रम में हमारे मध्य प्रदेश में तब ये घोषणा हुई थी। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय 1 साल तक सरकार रही, 20 तक, तो इन्होंने कोई काम नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। जैसे ही कांग्रेस सरकार गिरी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट कहूँगा मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि इसको सबसे पहली प्राथमिकता पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। और उनका सबसे पहला फोकस था कि जल जीवन मिशन के तहत हमको प्रदेश में ये काम करना है। काम बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें ये सुविधा थी कि 50% राशि केंद्र सरकार देती है और 50% राशि राज्य सरकार लगाती है।
तो एक तो बेनिफिट वो कि 50% राशि कैंसे मिल रही है, और योजना इतनी अच्छी कि जहाँ पेयजल की बड़ी समस्या, गंभीर समस्या, गर्मियों में बहुत बड़ी समस्या आती है, अगर हर घर में पानी टोंटी के माध्यम से पहुँचेगा तो इससे अच्छा प्रोजेक्ट क्या हो सकता है। तो उस समय जब ये योजना की घोषणा हुई थी तब हमारे प्रदेश की स्थिति ये थी कि लगभग 1,20,00,000 परिवार हमारे प्रदेश में है। तो तब ये घोषणा हुई थी, उस समय मात्र हमारे यहाँ ऐसे 13 लाख परिवारों तक ही ये योजना संचालित थी, लगभग 11% लोगों का। जब घोषणा के बाद 1 साल ये काम बंद रहा, कांग्रेस सरकार में उन्होंने किया नहीं। 2020 के बाद जब काम चालू किया तो 20 से लेकर आज तक 22 तक हमारी जो स्थिति है वो लगभग हम 52 लाख से ऊपर परिवारों तक ये पेयजल पहुंचा चुके हैं। लगभग 43-43.5% हमारे प्रदेश की जनता तक ये पेयजल पहुंच गया, क्योंकि योजना बहुत बड़ी है। एक एकल योजना बनती है जो केवल एक गांव की बनती है, तो वो क्या है कि उसकी समय सीमा है 6 महीने से लेकर 9 महीने तक। जब कोई समूह योजना बनती है, कोई बड़े तालाब से, बड़े डैम से, बड़ी नदी से, तो उसमें लगभग 100, 200, 500, 1000, 1500 गांव जुड़ते हैं, तो वो उस योजना में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसी तरह बड़ी बड़ी योजनाओं का काम चल रहा है। सिंगल योजना हमारी पूर्ण हो गई, कई बड़ी योजना भी पूर्ण हो गई हमारी, और ये हमारा लक्ष्य है कि हम 2024 तक 100% मध्य प्रदेश के हर एक गांव में, हर एक घर में शुद्ध पेयजल पहुंचा देंगे। 2023 के लिए क्या सोच रहे हैं? आपको पुनः टिकट मिलेगा? क्योंकि बहुत बात होती है कि टिकट नहीं दिया जाएगा, जो कांग्रेस से बीजेपी आए हैं उनको नहीं दिया जाएगा, पुराने वर्ष को दिया जाएगा। आप देखो, ये पार्टी का निर्णय है। अगर हम जिस पार्टी में हैं और पार्टी जो निर्णय लेगी, अगर वो टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं देगी तो पार्टी का काम करेंगे। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि नहीं टिकट हमको दिया जाए और दिया भी जाए। ये पार्टी का निर्णय है। जो वरिष्ठ नेतृत्व और हमारी भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी वो निर्णय हमारे लिए स्वीकार। ने स्वदेश न्यूज़ के इस कार्यक्रम सबकी बात को अपना समय दिया, इतनी विस्तार में इतनी अच्छी बातें आपने की और काफ़ी दिल खोल के अपनी बातें शेयर की, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव जी, उन्होंने काफ़ी सारी अपनी बातें हम लोगों से शेयर की कि किस तरह से उन्होंने सोचा ही नहीं था कि उनको इतनी जल्दी मंत्री बना दिया जाएगा, फिर मंत्री का अनुभव नहीं था, तो कैसे उन्होंने पूरी चीज़ों को टैकल किया और सारी बातें, और किस तरह से जो पेयजल पहुंचाने का जो मिशन है, जो योजना है, वो किस तरह से सक्सेसफुल हो रहा है मध्य प्रदेश में। तो सबकी बात के एपिसोड में इस बार बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।